चलो देखते हैं। आज आपका एनसीईआरटी का 11वीं के फिजिक्स का खंड ख का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी। ये इसका ये खंड ख है। इसका खंड ख का पहले चैप्टर की हम बात करें जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका नाम है क्या? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रत्यास्था, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। तो इसमें हम अलग अलग टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स की, विरूपक बल की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? विरूपक बल का। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करना, जहां अगर दिक्कत हो तुरंत हमसे पूछना, ठीक है? डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है या विरूपक बल क्या होता है? अगर किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाते हैं, किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और बल लगाने पर अगर वस्तु के शेप और साइज में चेंजिंग हो रहा हो, उसकी आकार और आकृति में परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसे बल को हम विरूपक बल कहते हैं। यहां दो चीजों का मेंशन करना है हमें, एक आकार और एक आकृति। अभी हम दोनों के बारे में अंतर समझाते हैं कि आकार और आकृति में क्या अंतर है। आकार और आकृति, शेप एंड साइज, इन दोनों का क्या मतलब है अभी हम समझाते हैं। पहले हम विरूपक बल समझा दें। तो विरूपक बल क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु के आकार में अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएं और बल लगाने पर अगर उस वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जा रहा हो, उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जा रहा हो, तो ऐसे बल को हम क्या कहेंगे? विरूपक बल कहेंगे। ऐसे बल को क्या कहेंगे? विरूपक बल कहेंगे। जैसे हम इस बोर्ड के ऊपर बल लगा रहे हैं, ऐसे बल लगा रहे हैं, तो क्या इसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो रहा है क्या? तो क्या हमारे द्वारा ये लगाया गया बल विरूपक बल कह सकते हैं क्या? नहीं कहेंगे ना। लेकिन अगर हम वही इस बोतल की बात करें, ये देखो ये बोतल है और इसके ऊपर हम अगर बल लगा रहे हैं, ऐसे बल लगा रहे हैं, तो अब इसका आकार आकृति बदल रहा है ना, तो इस बल को हम विरूपक बल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो विरूपक बल क्या होता है? विरूपक बल वह बल होता है जिसके प्रयोग से किसी वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। विरूपक बल वह बल होता है जो किसी वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन कर देता है। अगर परिवर्तन हुआ तो विरूपक बल है, और अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो विरूपक बल नहीं है। इतना समझ में आया? अब आकार और आकृति, दिमाग में आ रहा होगा कि एक ही चीज है। आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि आकार और आकृति दोनों एक ही चीज है। तो पहले इसको थोड़ा सा अलग अलग समझ लेते हैं क्या है आकार और आकृति। इसके लिए हम एक घन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक घन बना रहा है ऐसे, ये हमने एक घन बना दिया, ठीक है? तो ये घन जो है ये इसका आकार है, ये इसका क्या है? आकार है। आकृति की बात करें तो आकृति को सामने से देखोगे तो ये वर्ग जैसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? वर्ग जैसे दिखाई देगा। जैसे एज एग्जांपल, तुम लोग लूडो खेलते हो ना, लूडो, तो उसमें पासा होता है ना, जिसपे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। तो वो किस आकार का होता है? घन के आकार का होता है ना। वो किस आकार का होता है? घन के आकार का होता है। लेकिन वो सामने से या ऊपर से कैसे दिखाई देता है? वर्गाकार दिखाई देता है ना। तो जो सामने से दिखाई दे वह उसकी आकृति कहलाती है। वह उसकी क्या कहलाती है? आकृति कहलाती है। लेकिन अगर उसकी जो वास्तविक स्ट्रक्चर जो है, उसकी वास्तविक जो बनावट है, वह उसकी क्या कहलाती है? आकार कहलाती है। दोनों में अंतर समझ में आया? यह उसकी क्या कहलाती है? आकार कहलाती है।
जैसे कुल मिला जुला कर कहने का मतलब कि अगर हम सामने से देखें, ये आपको सामने से ऐसे दिखाएं, ये वाला मार्कर अगर हम सामने से दिखाएं आपको, तो ये ऐसे ये आर्क जैसे कर्व जैसे दिख रहा होगा। ये किस तरह से दिख रहा है? तो क्या हो गया? आकृति। लेकिन ये वास्तव में है कैसा? ऐसे सर्किल में है ना, ये बेलन जैसा है। वास्तव में किसके जैसा है? या बेलन जैसा। तो इसलिए ये बेलन उसका क्या हो गया? आकार हो गया। दोनों में अंतर समझ में आया? तो आकार मतलब जो उसकी वास्तविक स्ट्रक्चर होती है, जो उसका रियल बनावट होती है, वास्तविक बनावट होती है, वह उसका आकार कहलाती है। और जो सामने से दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? उसकी आकृति कहलाती है। कंफर्म हुआ? तो विरूपक बल किसको कहते हैं? वह बल जिसके प्रयोग से किसी वस्तु के आकार और उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाए, ऐसे बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। और जिस मतलब वस्तु की वह अवस्था जिसमें परिवर्तन हुआ हो, उसके शेप और साइज में परिवर्तन हुआ हो, विरूपित अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? या विरूपण भी उसको कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग किताबों कई जगह विरूपण भी दिया हुआ है, तो उसकी यह अवस्था विरूपण की अवस्था कहलाती है। यानी उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो गया तो वह अवस्था क्या कहलाएगी? विरूपण अवस्था कहलाएगी या विरूपण कहलाएगी। ठीक है, तो ये दो टॉपिक कंफर्म है। विरूपक बल, विरूपक बल मतलब वह बल जिसे लगाने पे वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो अगर परिवर्तन हो जाता है तो वह विरूपक बल होगा, परिवर्तन नहीं होता है तो विरूपक बल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक हम कहते हैं विरूपण क्या होता है। तो वस्तु की जो अवस्था होती है जिसके ऊपर बल लगाते हैं और बल लगाने से उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो वस्तु की अवस्था विकृति अवस्था कहलाती है या विरूपण की अवस्था कहलाती है। विकृति की अवस्था कहलाती है या फिर क्या होती है? विरूपण की अवस्था कहलाती है। इतना टॉपिक कंफर्म। आगे बढ़े। अब विरूपक बल के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। विरूपक बल के आधार पर वस्तुएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित मुख्य रूप से 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं, इसको कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल। दूसरा होता है अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ या प्लास्टिक वस्तुएं। प्लास्टिक वस्तुएं, यह प्लास्टिक मटेरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक मटेरियल। और तीसरा होता है दृढ़ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुएं, इसको रिजिड मटेरियल या रिजिड बॉडी भी कहते हैं। रिजिड मटेरियल या रिजिड बॉडी, दृढ़ वस्तुएं भी कहते हैं इसको। यानी विरूपक बल के आधार पर हम वस्तुओं को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। विरूपक बल के आधार पर वस्तुओं को कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? 3 कैटेगरी में। कौन कौन? प्रत्यास्थ वस्तुएं, अप्रत्यास्थ या प्लास्टिक वस्तुएं, और तीसरा होता है दृढ़ वस्तुएं। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है क्योंकि इसी के आधार पर पूरा चैप्टर है। प्रत्यास्थता है ना चैप्टर, तो इसी के अंदर हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थ वस्तुओं के अंदर ही। तो प्रत्यास्थ वस्तुएं किसे कहते हैं? अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएं, विरूपक बल लगाएं, कौन सा बल लगाएं? तो अब जाहिर सी बात है कि हमने कह दिया कि इसके ऊपर विरूपक बल लगाएं, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। विरूपक बल है तो जरूर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन करेगा। तो अगर हम उसके ऊपर बल लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। उसके आकार और आकृति में परिवर्तन। अगर बल हटा लें तो वह वस्तुएं अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए। अगर उसपे से बल हटा लें तो वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए, तो इस प्रकार की वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जैसे रबड़ की गेंद। रबड़ की गेंद, तो रबड़ की गेंद में क्या है? उसको दबाओगे तो उसका आकार बदल जाता है ना, लेकिन जैसे उस पे से हाथ हटाओ तो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
तो उस ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे? रबर की गेंद कौन सी वस्तु हो गई? प्रत्यास्थ वस्तु हो गई। कौन सी वस्तु हो गई? प्रत्यास्थ वस्तु। स्प्रिंग को दबाओगे तो दबेगा, लेकिन जैसे उस पे से बल हटा लोगे तो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा ना। हाँ, वो पुरानी अवस्था में नहीं भी आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो कैसी कंडीशन में नहीं आता है। वो रबर की गेंद है, वो भी नहीं आएगा, स्प्रिंग भी नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए कौन सी अवस्था होती है हम आगे चर्चा करेंगे अभी। तो फिलहाल इतना समझो कि अगर किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाते हैं और बल लगाने से उसके आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, बल लगाने से आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, किंतु बल हटा लेने पर अगर वह वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जैसे रबर की गेंद और क्या बताया था हमने? स्प्रिंग बताया था। हाँ, समझ में। अब बात करते हैं प्रत्यास्थता। इसी से संबंधित है क्या? प्रत्यास्थता, ये वाला टॉपिक। तो प्रत्यास्थता क्या होता है? तो अभी हमने कहा कि वस्तु के ऊपर बल लगाए, आकार और आकृति में परिवर्तन हो गया, बल हटाए, वो अपनी पुरानी अवस्था में आ गए। तो आखिर कोई ना कोई कारण था ना, कोई ना कोई उसके अंदर गुण था जिसके कारण वो अपनी पुरानी अवस्था में आई। उसके अंदर कोई ना कोई गुण था जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी अवस्था में आई। उसी गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। उसी गुण को क्या कहते हैं? यानी प्रत्यास्थ वस्तुएं जिस गुण के कारण वो अपनी पुरानी अवस्था में आती है, प्रत्यास्थ वस्तुएं जिस गुण के कारण अपनी पुरानी अवस्था में आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। यानी प्रत्यास्थता क्या हो गया? एक गुण हो गया। प्रत्यास्थ क्या हो गया? प्रत्यास्थ एक वस्तु, मतलब प्रत्यास्थ वस्तु है। प्रत्यास्थ क्या है? वस्तु है। कैसी वस्तु? जिसके ऊपर बल लगाने से उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल हटा लेने पर वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, वो प्रत्यास्थ वस्तु हो गई। और जिस गुण के कारण वो अपनी पुरानी अवस्था में आया, वो क्या हो गया? प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता क्या होता है? एक गुण होता है। किसका गुण होता है? प्रत्यास्थ वस्तुओं का गुण होता है। कैसा गुण होता है? जिसके कारण वस्तुएं अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। इतनी चीजें समझ में आ रही है? बता दोगे सब लोग? तो प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं? विरूपक बल लगाने पर उनके आकार और आकृति में परिवर्तन हो और बल हटा लेने पर वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। इसका उदाहरण बताओ। स्प्रिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रबर की गेंद। ये तो दो मैंने बताया था, तीसरा तुम अपने मन से बताओ क्या हो सकता है? हाँ, पानी से भरा हुआ बोतल भी हो सकता है। थोड़ा सा अगर पुश करें तो होता है कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हटाएंगे तो अपनी पुरानी अवस्था में क्या होगा? आ जाएगा ना। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता क्या होता है? प्रत्यास्था वस्तुओं का क्या होता है? गुण होता है। कैसा गुण होता है? जिसके कारण वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, वह उसका क्या हो जाता है? आया समझ में इतना? जिसके कारण वह अपनी पुरानी अवस्था में आती है, वही उसका क्या कहलाता है? प्रत्यास्था का, यह प्रत्यास्था कहलाता है। तो प्रत्यास्थ वस्तुएं। अब अगला टॉपिक है अप्रत्यास्थ वस्तुएं या प्लास्टिक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनके ऊपर बल लगाने पर उसके आकार और आकृति में तो परिवर्तन हो, किंतु बल हटा लेने पर वह अपनी पुरानी अवस्था में न आए, वह अपनी पुरानी अवस्था में न आए, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं या प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ वस्तुएं या प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? गूथा हुआ आटा। गूथा हुआ आटा, आटे पर प्रेशर देकर हम क्या उसको रोटी बना देते हैं। क्या उसपे से बेलन हटाएं वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा? संभव है? नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कह सकते हैं? अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। या मान लो कीचड़ के ऊपर पैर रखते हैं तो उसका शेप बिगड़ जाता है ना, शेप बिगड़ जाता है। क्या पैर हटाएंगे वो अपनी पुरानी अवस्था में आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? अप्रत्यास्थ वस्तु। उसको क्या कहेंगे? अप्रत्यास्थ। तो ये दोनों समझ में आया, प्रत्यास्थ वस्तु और अप्रत्यास्थ वस्तुएं। अब अप्रत्यास्थ वस्तुएं तुम लोग बताओ क्या होती है?
हाँ, वे वस्तुएं जिनके ऊपर बल लगाने पर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन ही ना हो, उसके आकार और आकृति में परिवर्तन ही ना हो, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ या प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है? पुरानी अवस्था में न आए, बल लगाने पर वो अपनी उसके आकार और आकृति में तो परिवर्तन हो, किंतु बल हटा लेने पर वो अपनी पुरानी अवस्था में न आए, तो ऐसी वस्तुओं को हम अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? गुथा हुआ आटा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आसन में अगली बात करते हैं दृढ़ वस्तुओं की, रिजिड बॉडी। तो दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं? यदि किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएं और उसके आकार और आकृति में परिवर्तन ही ना हो, ऐसी वस्तुएं जिनके ऊपर बल लगाने पर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन ही न हो, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। प्रकृति में दृढ़ वस्तुएं लगभग असंभव है। प्रकृति में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको दृढ़ वस्तु माना जा सकता है। कुछ हद तक हीरा को माना जाता है। कार्बन गैस होता है ना, वो उसका बहुत कठोर होता है। हीरा दुनिया में पाए जाने वाले वस्तुओं में सबसे ज्यादा कठोरतम वस्तु हीरा होता है। तो कुछ हद तक उसको दृढ़ माना जाता है, लेकिन वो भी 100% नहीं है। हम मान लो इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो दृढ़ तुम्हारे नजरों में तो दृढ़ हुआ है। तुम सब आकर लगाओ बल, फिर भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो उसके नजर में तो दृढ़ है। लेकिन हम फोर्स बढ़ाते जाएं, हम जाकर जेसीबी लेकर आए, क्या लेकर आए? जेसीबी। अब ये बताओ, ये दृढ़ रह जाएगा क्या? तो दृढ़ का मतलब कि वो हमेशा उसको अपोज करना चाहिए ना, हमेशा उसको प्रिवेंट करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो हमको तो रोक ले रहा है, लेकिन हम जेसीबी ला रहे हैं तो नहीं रोक पाएगा। इसका मतलब ये दृढ़ नहीं है, इसका मतलब ये दृढ़ वस्तु नहीं है। तो दृढ़ वस्तुएं वो होती हैं जिनके ऊपर बल लगाने से उनके आकार और आकृति में परिवर्तन ही ना हो, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। क्या प्रकृति में कोई दृढ़ वस्तु है? नहीं, प्रकृति में दृढ़ वस्तु है नहीं। अपने ब्रह्मांड में कोई भी दृढ़ वस्तु नहीं है, लेकिन कुछ हद तक किसको दृढ़ माना जाता है? हीरा को। ये बात याद रहेगी ना। तो दृढ़ वस्तुएं दृढ़ वस्तुएं किसको कहते हैं? हीरा। पहले इसको डिफाइन करो। दृढ़ वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके ऊपर बल लगाने पर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन ही ना हो, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। इसका उदाहरण हीरा। इसका उदाहरण क्या? हीरा। तो अब ये चारों टॉपिक, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5, ये पांचों टॉपिक बता दोगे? कंफर्म हो गया ना? पहला हमने क्या बताया था? विरूपक बल। कंफर्म हो जा रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। 1 मिनट। हाँ, विरूपक बल क्या बताया था हमने? अगर किसी वस्तु के ऊपर बल लगाने से उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाती है, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? विरूपक। इसके आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की? कौन कौन? प्रत्यास्थ वस्तुएं, अप्रत्यास्थ वस्तुएं और दृढ़ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं किसको कहते हैं? वे वस्तुएं जिनके ऊपर बल लगाने से उनके आकार और आकृति में और बल हटा लेने पर
वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए, ऐसे वस्तुओं को क्या कहते हैं? इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? ठीक है, अगला कौन सा था? तो प्लास्टिक वस्तुएं किसको कहते हैं? सब एक ही साथ बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे वस्तुएं जिनके ऊपर बल लगाने से उनके आकार और आकृति में तो परिवर्तन हो, लेकिन बल हटा लेने पर वो अपनी पुरानी अवस्था में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ठीक है, हो सकता है। उसके बाद क्या था? दृढ़ वस्तुएं। क्या था? दृढ़ वस्तुएं क्या थी? हाँ, जिनके ऊपर बल लगाने से उनके आकार और आकृति में परिवर्तन ही ना हो, ऐसी वस्तुओं को दृढ़ वस्तुएं। क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर बल लगाने से उसके आकार और आकृति में परिवर्तन ना हो? कोई है? नहीं है। यानी क्या प्रकृति में या ब्रह्मांड में दृढ़ वस्तु पाया जाता है? नहीं। कुछ हद तक किसको दृढ़ वस्तु माना जाता है? हीरा को। लेकिन वो भी अगर बहुत ज्यादा प्रेशर देकर अगर उसको तोड़ने का प्रयास करें तो टूट जाएगा। बहुत हैवी प्रेशर देकर अगर तोड़े तो भी टूट जाएगा, तो वो दृढ़ वस्तु नहीं हो सकता। अगला है टॉपिक प्रत्यास्थता की सीमा। अगला टॉपिक क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अभी हमने कहा एक रबड़ की गेंद ले लें और उस पर थोड़ा सा बल लगाए, उसको छोड़ दे, वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो ऐसी वस्तु को कौन सी वस्तु कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तु में। थोड़ा सा और बल बढ़ा दे और बल हटाए तब भी वो अपनी पुरानी अवस्था में आ सकती है। थोड़ा सा और बल बढ़ाए, ऐसे बढ़ाते जाए। उसके बाद उस पर ना हो तो एक ट्रक चढ़ा दे, वो भी गिट्टी लगा हुआ ट्रक चढ़ा दे उस पे, तो क्या वो अपनी पुरानी अवस्था में आएगी क्या? तो हमने तो शुरू में उसको डिफाइन कर दिया कि वो प्रत्यास्थ वस्तुओं की श्रेणी में आता है। रबड़ की गेंद, स्प्रिंग को भी हमने डिफाइन कर दिया कि यह प्रत्यास्थ वस्तुओं की श्रेणी में आता है। लेकिन अभी हमने कहा कि नहीं, जब उसके ऊपर जब ट्रक चढ़ाएंगे यानी हैवी बल जब उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी दुनिया में प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं उनका एक कहीं ना कहीं एक लिमिट है, एक सीमा है कि किस सीमा तक वह बल को सहन कर पाएंगे, और उस सीमा से ऊपर जाने पर वह बल को सहन नहीं कर पाएंगे। मतलब उनके अंदर प्रत्यास्थता का गुण खत्म हो जाएगा। प्रत्यास्थता का गुण खत्म होने का मतलब कि वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौटेगी। कुछ हद तक लौटेगी और उससे ऊपर जाने पर वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौटेगी। तो जिस सीमा तक वो सहन कर लेगी वही उसकी प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि जिस सीमा तक किसी वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, विरूपक बल की जिस सीमा तक किसी वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है उसे हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता की सीमा। फिर से सुनो, विरूपक बल के जिस मान के लिए उस वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है वही उसका क्या होता है? प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। बोलो, ये टॉपिक कंफर्म हुआ? अगला प्रतिबल। स्ट्रेस। इस टॉपिक में हम थोड़ा सा न्यूटन का नियम का उपयोग करेंगे।
तो न्यूटन का एक थर्ड नियम हमने बताया था, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या था? हाँ, क्रिया और प्रतिक्रिया। जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाने का प्रयास करती है। तो अगर हम किसी वस्तु के ऊपर, जैसे हम किसका ले लें, वही प्रत्यास्थ वस्तु ले लें। कौन सी वस्तु ले लें? तो जब हम किसी प्रत्यास्थ वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो उसका आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम बल लगाते हैं तो न्यूटन के नियमानुसार गति विषयक तृतीय नियम से वह वस्तु भी तो हमारे ऊपर बल लगाएगा। तो मतलब होता क्या है कि उसके अंदर से, उसकी सतह पर ऊपर की ओर एक बल लगने लगता है, ऊपर की ओर एक बल न लगता है, वो बल बाहर की तरफ लगता है। सॉरी, बल किधर लगता है? बाहर की तरफ, जो उसको पुरानी अवस्था में लाने के लिए प्रयास करता है। वह बल उसको पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास करता है और वह बल फिजिक्स की भाषा में इंटरनल फोर्स कहलाता है, आंतरिक बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? आंतरिक बल। आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स। ठीक है, इंटरनल फोर्स कहलाता है। मतलब किसी प्रत्यास्थ वस्तु के ऊपर बल लगाने पर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, और जब हम बल लगाते हैं तो एक अंदर से एक बल जो है उसके बाहरी दिशा में लगने लगता है, जो उसको उसकी पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। और ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? आंतरिक बल कहते हैं या प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इसको प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं, उसको प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। अब किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसका क्षेत्रफल कितना हो? एक हो। तो किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को, लगने वाले प्रतिक्रिया बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। अर्थात प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटा क्षेत्रफल। बटा क्या हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाता है, बटा क्षेत्रफल हो जाता है। तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक बल को ही प्रतिक्रिया बल कहते हैं और उसी से प्रतिबल जनरेट होता है। तो प्रतिबल क्या हुआ? एक बार फिर से समझ जाओ कि जब हम किसी प्रत्यास्थ वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो उस प्रत्यास्थ वस्तु के अंदर एक बाहर की ओर बल लगने लगता है, जो उसे उसकी पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। उस बल को हम क्या कहते हैं? आंतरिक बल या प्रतिक्रिया बल कहते हैं। कहीं कहीं उसको जिक्र किया है आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को या आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। और प्रतिबल बराबर हो जाता है आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटा कितना? क्षेत्रफल। समझ में आया? एक बार ये टॉपिक देख लो। चलो आज इतना ही टॉपिक रहने देते हैं। एक बार तुम लोग रिवीजन कर लो इसका, ठीक है? एक बार रिवीजन कर लो। आज इतना ही टॉपिक रहने देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करो फिर देखते हैं।